नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे इटावा में कथावाचक के अपमान में आए नए ट्विस्ट की, जिसमें सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन यजमान महिला का आरोप है कि जात के लिए विवाद नहीं हुआ, बल्कि छेड़खानी करने पर यह घटना हुई है। इसके साथ ही बात करेंगे अमित शाह की वाराणसी में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग की। इसमें मध्य क्षेत्र के विकास पर फोकस किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने अपने विधायकों के निष्कासन पर बीजेपी पर तंज कसा और कहा टेक्निकल दिक्कत को दूर किया। साथ ही बात करेंगे आपातकाल के 50 साल की। इस मौके पर बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसके अलावा बात उत्तराखंड के ऐसे नेता की भी होगी जिनकी दूसरी शादी पर घमासान मचा हुआ है। नेताजी की नई पत्नी पर सियासी संग्राम हो रहा है। और बात करेंगे सीएम योगी के गाजीपुर दौरे की भी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। इटावा में कथावाचकों से हुई बदसलूकी के मामले को लेकर अब सामने आया है कि मामला तूल पकड़ रहा है। एक तरफ कथावाचकों का आरोप तो दूसरी तरफ यजमान का आरोप है, लेकिन इसी बीच इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल जिन कथावाचकों ने अपमान करने का आरोप लगाया, उनको अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मानित किया है। लेकिन जो यजमान महिला है, उसने कथावाचकों पर छेड़खानी का आरोप लगाकर मामले में नया मोड़ ला दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कथावाचकों का क्या आरोप है और इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। फिर आपको दिखाएंगे इस पर किस तरह से राजनीति शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। इटावा में एक कथावाचक और उनकी टीम के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे, निक्की अवस्थी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने जाति पूछकर उनका सिर मुंडवाया और अमानवीय व्यवहार किया। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में यादव समाज के कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगी संत सिंह व्यास और अन्य साथियों के साथ 21 जून को धार्मिक कथा करने पहुंचे थे। कथावाचक के मुताबिक कथा का आयोजन गांव के लोगों के आग्रह पर किया गया था और कथा के 2 दिन भी निकल चुके थे। लेकिन 22 जून की रात को कथा समाप्त होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पूछी और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। साथ ही इस घटना पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन सभी लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जिसके साथ अभद्रता की गई थी। तो अब इस मामले को अखिलेश यादव पूरी तरह भुनाना चाहते हैं। असल में कथावाचक यादव हैं और उनका आरोप है कि जाति पूछकर उनके साथ मारपीट हुई है। इसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर कथा करवाया। वहीं बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने अखिलेश की सियासत पर निशाना साध दिया है और जगदम्बिका पाल का ये कहना है कि अखिलेश यादव समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुकुटमणि ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए,
और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया। यहाँ आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में FIR लिखाएंगे। वो एक PDA का नाम देके वो गुमराह करेगा। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करेगा। निश्चित तौर से इस तरह की घटना स्वीकार नहीं है और जो भी करेगा उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। रही बात PDA की, शायद अखिलेश को नहीं मालूम कि आज देश में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बैकवर्ड कमीशन बनाया और आज बैकवर्ड कमीशन के बाद आज बैकवर्ड्स को जो उनकी सुविधाएं हैं, नौकरियाँ हैं, सब उपलब्ध हो रही हैं। और इधर तमाम आरोप और सियासत के बीच जिन पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा वो यजमान परिवार भी सामने आए। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी के साथ यजमान महिला और उनके पति SSP दफ्तर पहुंच गए। महिला का आरोप है कि दोनों कथावाचकों ने भोजन के वक्त उनके साथ छिड़खानी की और गलत व्यवहार किया। उन्होंने दोनों कथावाचकों पर जाति छिपाकर उनके धर्म भ्रष्ट करने का आरोप भी लगाया। महिला के पति ने कहा कि दोनों कथावाचक उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्तेदार बता करके धमका रहे थे। पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ है? वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, पैर छुपाए। क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है, सच्चाई कुछ जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, और उसका गलत इरादा, गलत टच करना यही है। नहीं, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही कार्रवाई। नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की। जो भी रहेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें CM योगी समेत 4 राज्यों के CM शामिल हुए। बैठक में उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई जो बिना केंद्र की सहायता के सुलझाए नहीं जा सकते थे। इसमें राज्य की संपत्ति, पानी विवाद, सीमा विवाद से जुड़े मामले प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। वाराणसी में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की। इस बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन, सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री का जो विजन है विकास का, उसको और तेजी गति से बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बैठक हुई। ये विकास माननीय मोदी जी के विकास के मॉडल को और कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। सभी विषयों नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी 2026 तक पूरे नक्सलवाद को भारत से समाप्त कर दें। बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो बिना केंद्र की सहायता से राज्यों के बीच सुलझाए नहीं जा सकते थे। इसमें राज्य की संपत्ति, पानी विवाद, सीमा विवाद से जुड़े मामले प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में CM योगी समेत 4 राज्यों के CM शामिल हुए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय शामिल रहे। 2 दिनों तक चली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान सभी राज्यों के CM ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। CM योगी ने भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कोशिश यही थी कि इस पूरी बैठक पर जो चर्चा हो रही है उसका हल भी निकाला जाए और उस पर केंद्र सरकार के अधिकारी थे, राज्य सरकार के अधिकारी थे, राज्य सरकार की ओर से सारे चीफ सेक्रेटरी थे और उसकी डेडलाइन तय हुई कि जिन मसलों पर चर्चा हुई है उसके हल कब किस समय पर निकाल दिया जाएगा, उसकी सूचना भी राज्य सरकार को दी जाएगी। तो कुल मिला के मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 25वीं बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और अरसे बाद इस पूरी बैठक पर एक साथ एक ही जगह पर सारे मुख्यमंत्री शामिल हुए और खुद गृह मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। कैमरा पंकज आतोपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि गाजीपुर माफिया मुक्त जनपद बना है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी ले रहा है। सीएम योगी ने गाजीपुर में बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के आदेश भी दिए। गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले की विकास कार्यों की समीक्षा की। गाजीपुर पुलिस लाइन सभागार में बैठक के बाद नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और साथ ही राइफल क्लब में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले गाजीपुर को पहचान के लिए जूझना पड़ता था। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही गाजीपुर में हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया और जल जीवन मिशन के तहत हर घर शुद्ध जल पहुंचाने की बात कही। लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहाँ पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि गाजीपुर अब माफिया मुक्त जनपद बना है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ ले रहा है। माफिया मुक्त जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तक, गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। सीएम योगी ने गाजीपुर में बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के आदेश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपातकाल यानी इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रखे हैं और बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। अलग अलग राज्यों में जिले और बूथ स्तर पर इसको लेकर कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसका मकसद होगा लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी देना। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता छात्रों से लेकर आम नागरिकों तक पहुंचकर कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। पच्चीस जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इसको लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उन्होंने आपातकाल के समय की यातनाएं झेली थी। जुर्म का जो एक दौर था वो उसको सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने लोगों के नाखून, कितने लोगों के जो है वो बाल खींच लिए गए, नाखून खींच करके उनको जो है प्रताड़ित किया गया। हफ्तों जो है हमें खुद जो है हमारे साथ जो है वो जुल्म जुर्म हुआ उस दौरान, फिर जेल के सिक्कों में डाला गया। तो एक बहुत भयानक स्थिति थी। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी पर कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। केसी त्यागी ने पीएम नरेंद्र मोदी से आपातकाल में जेल गए व्यक्तियों को ताम्र पत्र देने और उनका मानदेय बढ़ाने की मांग भी की। मुश्किल से 1000-2000 बच्चे होंगे इस समय जो लोकतंत्र के सेनानी हैं। उनके परिवारजनों की, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर है, जो खालिस गैर कांग्रेसवाद की सरकार है। इसलिए उनको बुला करके उनको ताम्र पत्र देना चाहिए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने 42 के आज़ादी के उनको दिया था। उनको जो मानदेय है वो भी बहुत कम है, उसकी भी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं ओपी राजभर ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बीजेपी की योजना का समर्थन किया।
संविधान हत्या दिवस को बीजेपी अलग अलग राज्यों में जिले और बूथ स्तर तक मनाएगी, जिसका मकसद लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी देना है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता छात्रों से लेकर आम नागरिकों तक पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, सांसद, संगठन के पदाधिकारी इस दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में आयोजित आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा वार किया और उन्होंने कहा कि आजकल संविधान की दुहाई देने वाले किस अधिकार से संविधान की बात करते हैं? क्या आपातकाल लागू करने के लिए संसद या कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? कांग्रेस ने लोकतंत्र के भक्षक का काम किया। सारे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी से आते हो? किस अधिकार से संविधान की बात करते हो? सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की। पार्टी से 3 विधायकों को निकालने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इन 3 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर था, उन्हें बाहर निकालकर टेक्निकल दिक्कत दूर कर दी है। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कई लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, उसको पार्टी से कब बाहर निकालेंगे अखिलेश यादव? तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। कल उन्होंने निष्कासन किया है, उनकी कोई सूचना निष्कासन की भी मेरे पास नहीं है, और जो सदस्य निष्कासित हुए उनके द्वारा भी उनको अलग से मान्यता देने के भी अभी मेरे पास किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं है। वो जिस समय आवेदन आएगा तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी को दर्जनों विधायक छोड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन मालूम नहीं अखिलेश जी केवल 3 को ही क्यों निष्कासित किए, औरों को के प्रति क्या उनका है, उनको भी निष्कासित जल्द से जल्द करें। उत्तराखंड की राजनीति में पति पत्नी और वो की सीरीज में ताजी कहानी जुड़ी है। हरिद्वार जिले के पूर्व विधायक से महामंडलेश्वर बने और आजकल दूसरी शादी करके चर्चा में आए सुरेश राठौर की। सवाल उठा कि यूसीसी लागू होने के बाद पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कैसे हो गई? बीजेपी ने नोटिस थमाया और राठौर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है, देखिए। आपने फेरे फेरते हुए देखा क्या? वरमाला डालते हुए देखा क्या? सिंदूर लगाते हुए देखा क्या? कोई सर्टिफिकेट कहीं कोर्ट मैरिज किया क्या? मीडिया क्या करे? मैंने कहा वो जीत गई, मैंने कहा वो जीत गई, मैं हार गया। विराम लगाना था। मैं शादी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने विराम, मैं वो जीत गई, मैं हार गया। वो क्या जीत कर रही है? वो फिल्म अभिनेत्री हैं और जिस फिल्म की बात करती हैं, जो बाल वाले चित्र की बात करती हैं, मैंने वो क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। ये हैं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, जो मंगलवार को बीजेपी ऑफिस पहुंचे और फिर मीडिया से उलझ गए। नेताजी कुछ समय पहले महामंडलेश्वर भी बन गए थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात करते थे। इस बीच स्ट्रगलिंग अभिनेत्री उर्मिला सनावर से इनकी दूसरी शादी की खबर आई तो बीजेपी नेता हैरानी में पड़ गए। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, ऐसे में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी से शादी कानूनन जुर्म है। असहज हुई पार्टी ने विधायक को नोटिस थमाया, लेकिन इसके बाद आगे क्या हुआ ये साफ नहीं है। मुद्दे को विपक्षी कांग्रेस ने लपका तो बीजेपी ने बचाव में कांग्रेस पर ही सवाल दाग दिया। जो इनके कानून में है यूसीसी उत्तराखंड भाग 3, जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद की बात की गई है, उसका खुला उल्लंघन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी शादी की घोषणा सुरेश राठौर पूर्व विधायक ने की और उस पर कार्रवाई करने का चैलेंज मैंने मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को किया था। लेकिन आज पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक नोटिस भेजा है कि आप 7 दिन के अंदर जवाब दें। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी थी या विवाह झूठा था? तो जिस प्रकार से सुरेश राठौर जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना आचरण प्रस्तुत किया, उससे पार्टी को एक प्रकार से वो पार्टी के सिद्धांत को विपरीत था।
इसलिए हमने उनको एक नोटिस जारी किया है, 7 दिन का जवाब मांगा है। दरअसल सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर से शादी की जानकारी खुद सोशल मीडिया में डाली थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व विधायक की नई पत्नी ने दावा किया कि उन्होंने 2022 में नेपाल में शादी कर ली थी, तब यूसीसी नहीं था। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर भले ही रोक लग गई है, लेकिन कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर राज्य के अफसरों को अल्टीमेटम दे दिया है। यहां तक कह दिया है कि गड़बड़ी करने पर उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जिस पर बीजेपी ने इसे हार का डर बता दिया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचायत चुनाव का क्या होगा यह हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा, पर निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां भुगत चुकी कांग्रेस पंचायत चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के मुताबिक वोटर लिस्ट के साथ वोट शिफ्ट करने का खेल चल रहा है। मतलब ये कि जिसका वोट शहर में था वो गांव का वोटर बन रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना अफसरों की मिलीभगत के सब हो नहीं सकता और पंचायत चुनाव में जहां भी शिकायत मिलेगी अफसरों को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर वो चाहे डीएम हो या एसडीएम। कि अगर कोई भी गलती जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्रशासन ने की है, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे कोई हो, अगर उन्होंने कोई इस तरीके की हरकतें सरकार के इशारे पे की तो जमीन से निकाल के भी हमारा कार्यकर्ता उनको सबक सिखाने का काम करेगा। हम छोड़ने वाले इस बार किसी को नहीं। हम लोग झिमौड़ जानते हो, पहाड़ में झिमौड़ होता है, झिमौड़ का पूर्ण के रूप में इस बार कांग्रेस काम करेगी। जिसने कांग्रेस के संग बदमाशी की या लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की कोशिश, बेईमानी अगर कोई करेगा हम छोड़ेंगे। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आचार संहिता की आड़ में अफसर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और वोटर लिस्ट में हेरफेर का फायदा बीजेपी को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अफसरों को मिले अल्टीमेटम को बीजेपी हार का डर बता रही है। बीजेपी के मुताबिक वोटर लिस्ट पर कांग्रेस ध्यान नहीं देती और ठीक राह सिस्टम पर वोट दिए। कांग्रेस को चाहिए था कि जिनके नाम नहीं जुड़े उनको जोड़ते, जो गलत नाम वो हटते। ये काम भी अगर वो करने में अक्षम है तो उसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना, सरकार पर फोड़ने का काम उनको नहीं करना चाहिए। आज उनको अपने गरिमाओं झांकना चाहिए कि उनका कार्यकर्ता बूथ पर है, धरातल पर है। इस प्रकार के आरोप लगाकर वो अपने आप अभी से हार की पुष्टि कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की हरी झंडी हाईकोर्ट के हाथों में है, पर चुनाव जब भी होगा कांग्रेस को वोटर लिस्ट और वोट शिफ्ट होने का गहरा डर सता रहा है और इस बार वोटिंग के दिन से पहले ही कांग्रेस ने अफसरों को चेतावनी देकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।